बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। रीछ दौड़ता हुआ दोनों हाथों से सीना को भी कर रहा था। वो एक बार फिर नारायण की तरफ लपका। नारायण ने चीखते हुए एक बार फिर छलांग लगाई। इसका पैर फिसला और वो फिर पानी में गिर गया। रीछ सीना को भी करता हुआ इसकी तरफ लपका तो मैंने दूसरा फायर कर दिया। इत्तेफाक से ये गोली भी इसके इसी कंधे पर लगी। इस बार इसने नारायण पर हमला करने की कोशिश नहीं की। वो मुड़कर लंगड़ाता हुआ झाड़ियों में गायब हो गया। मैंने दौड़कर नारायण को नदी से निकाला। वो बुरी तरह बदहवास था। इसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। इसे हवास बहाल करने में कई मिनट लग गए। आंख लग गई थी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम ना होते तो आज मेरी कहानी खत्म हो चुकी थी। अब क्या इरादा है? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। चलते हैं गुरु, चलते हैं। इसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं। इसने चप्पल पहनी, बैग कंधे पर लटकाया और पिस्तौल हाथ में पकड़ लिया। इसके कपड़ों से पानी नुचड़ रहा था। गीली चप्पल में फिर पैर फिसल रहे थे, लेकिन अब वो यहाँ एक लम्हा भी रुकने को तैयार नहीं था। हम सामने वाली पहाड़ी की तरफ जा रहे थे जो गुंजान दरख्तों और काद आदम झाड़ियों से ढकी हुई थी। गोलियों की आवाज जंगल में बहुत दूर तक गूंजी होगी। नारायण ने मेरे साथ चलते चलते कहा, मुझे अंदेशा है कि अगर ये आवाज उन्होंने सुन ली होगी तो वो होशियार हो जाएंगे। अगर मैं गोली ना चलाता तो तुम्हारा वो बड़ा भाई तुम्हारे बुखिए उधेड़ देता। मैंने जवाब दिया, अब हमें रास्ता बदलना होगा। इसने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, वो पहाड़ी 250-300 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन गुंजान दरख्तों और घनी झाड़ियों की वजह से रास्ता बहुत दुश्वार था। कांटेदार झाड़ियों से मेरी दोनों बाहों पर लातदाद खराशें आ चुकी थी, जिनमें शदीद जलन हो रही थी। हम इस मर्तबा तकरीबन 3 घंटों तक मुसलसल चलते रहे। हबस की वजह से सांस घुटता हुआ महसूस हो रहा था। पसीना दारों की सूरत में बह रहा था। बिल आखिर हम एक और छोटी सी नदी के करीब बैठ गए। नदी क्या थी? एक 1.5 फुट चौड़ा नाला सा था जिसमें शफाफ पानी बह रहा था। यहाँ दरख्त किसी कदर छिद्रे थे और कहीं कहीं धूप भी दरख्तों की शाखों से छिनकर जमीन तक पहुँच रही थी। इस धूप से अंदाजा लगाया जा सकता था कि दोपहर ढल रही थी। नारायण मुझसे अलग हट गया और दूसरी तरफ रुख करके बैग खोलने लगा। इसने बैग में से एक पोटली निकालकर जिप दोबारा बंद कर दी और मेरे करीब आ गया। पोटली में 6 तंदूरी रोटियां थी जिन पर मिर्च का अचार रखा हुआ था। हम सुबह 5 बजे से चल रहे थे। 2-3 मरतबा सिर्फ पानी पिया था। मुझे भी बड़े जोर की भूख लग रही थी और इस वक्त मिर्च के अचार के साथ रोटी खाने में वाकई मजा आ गया। यहाँ आधा घंटा रुकने के बाद हम आगे चल पड़े और मजीद 2 घंटों तक मुसलसल चलते रहने के बाद हम एक ऐसी जगह पर निकल आए जहाँ दरख्त ज्यादा गुंजान नहीं थे, अलबत्ता चौड़े पत्तों वाले पौधे और झाड़ियां बकसरत थी। सामने छोटी छोटी कई चट्टानें थी। बाज चट्टानों में छोटे गार भी नजर आ रहे थे। नारायण इन चट्टानों से दूर ही रुक गया। इसके चेहरे पर मायूसी छा गई और इस मायूसी की वजह मैं भी समझ गया था। चट्टानों के करीब एक जगह पर 3 पत्थर रखकर चूल्हा सा बना हुआ था। राख, बुझे हुए कोयले और जली हुई चंद लकड़ियां दूर ही से नजर आ रही थी। इधर उधर चंद ऐसी चीजें भी दिखाई दी जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ कुछ लोग पड़ाव डाले हुए थे जो हमारे आने से पहले ही कहीं और जा चुके थे। बहुत बुरा हुआ। नारायण के लहजे से भी मायूसी झलक रही थी। इनकी तलाश में अब हमें कम से कम 7-8 घंटे और चलना पड़ेगा। इनका दूसरा ठिकाना यहाँ से पश्चिम की तरफ बहुत दूर है। सूरज ढल रहा है और हम रात में तो सफर जारी नहीं रख सकते। मैंने कहा, रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। नारायण ने जवाब दिया, ये जगह महफूज है। इस तरफ पानी का चश्मा भी है। इसने दरख्तों की तरफ इशारा किया। आगे हमें ऐसी महफूज जगह नहीं मिलेगी तो फिर लगा दो यहीं पर डेरा। मैं ये कहते हुए एक पत्थर से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। नारायण आसपास की चट्टानों में झांक रहा। बैग इसके बदस्तूर कंधे पर लटका रखा था और अब इस बैग के बारे में मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। बैग खासा भारी था और नारायण सुबह 5 बजे से इसे कंधे पर लटकाए हुए था। मैंने कई मरतबा कोशिश की थी कि थोड़ी देर के लिए इसका ये बोझ उठा लूं, लेकिन हर मरतबा इसने इनकार कर दिया था। दोपहर के खाने के बाद 2 रोटियां बची थी जो नारायण ने संभाल कर रख ली थी। शाम से जरा पहले हमने वो रोटियां भी खा ली और चश्मे से पानी पीकर एक दूसरे के करीब जमीन पर लेट गए। नारायण ने बैग को तकिए की तरह सर के नीचे रख लिया था। मैं एक पत्थर से टेक लगाए नीम दराज था। सूरज गुरूब होने के बाद जल्द ही अंधेरा फैल गया। मैंने नारायण से अभी तक नहीं पूछा था कि वो कौन है, क्या धंधा करता है, वो इस जंगल में क्यों आया है। पुलिस गंगोली चौधरी के जिस ठिकाने को तलाश करने में नाकाम रही थी वो आसानी से यहाँ तक कैसे पहुँच गया। बहुत से सवाल
ख्यालात मेरे दिमाग में बुलबुला रहे थे, इसने मेरे सिर्फ पहले सवाल का जवाब देना ही मुनासिब समझा था। नारायण बंगलोर का रहने वाला था। वो अपनी वालिदैन की अकलौती औलाद था, लेकिन अकलौता होने के बावजूद ना तो इसे माँ की ममता मिल सकी और ना ही बाप की शफकत। नारायण अब अपना माजी नहीं भूला था, इसे सब कुछ अच्छी तरह याद था। 10 साल की उम्र तक तो वो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक ही सब कुछ बदल गया। इसके माँ बाप में किसी बात पर नाचाकी शुरू हो गई, जिसने बढ़ते बढ़ते संगीन सूरत इख्तियार कर ली। वो दोनों एक दूसरे पर बेवफाई के इल्जामात आयद करते रहे। इसके बाप ने इसकी माँ को आवारा और बदचलन करार देकर नारायण को अपना बेटा तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जबकि नारायण की माँ अपने शौहर पर इल्जाम लगाती रही कि वो आवारा और बदकार औरतों के साथ रातें गुजारता है। दोनों में अलैदगी हो गई। माँ के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था, वो बेटे की परवरिश कैसे करती। वो नारायण को इसके बाप के दरवाजे पर छोड़ आती और नारायण का बाप इसे धक्के देकर घर से निकाल देता। दोनों में तलाक हुई तो नारायण की जिंदगी पर छाए हुए अंधेरे कुछ और गहरे हो गए। माँ ने दूसरी शादी कर ली और नए शौहर के साथ बेंगलोर छोड़कर चली गई। बाप शराब, जुए और आवारा औरतों का रसिया था। एक रात शराब खाने में एक औरत की मलकियत पर झगड़ा हो गया। नारायण के बाप ने अपने रकीब को पेट में छुरा घोंपकर हलाक कर दिया। इसने भागने की कोशिश की, मगर लोगों ने पकड़कर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में केस चला, जुर्म साबित हो गया और नारायण के बाप को उम्र कैद की सजा हो गई। नारायण इस वक्त 14 साल का था। बाप के जेल जाने के बाद वो बाप के मकान में आ गया, जिस पर इसका हक था। इस मौका पर इसका एक हमदर्द भी पैदा हो गया। जग्गू चाचा पहले भी इसी शहर में रहता था, लेकिन इसने कभी नारायण को मुंह नहीं लगाया था, लेकिन अब इसे नारायण से बड़ी मोहब्बत हो गई थी। जग्गू शहर का बदनाम तरीन आदमी था। इसने 9 उम्र लड़कों का एक ग्रोह बना रखा था, जिनसे वो छोटे छोटे जुराइम करवाता था। वो 9 उम्र लड़कों के इस रेवड़ के साथ शहर के निहायत पसमानदा इलाके में वाक़या एक खंडरनुमा मकान में रहता था, जिसे इसने अनाथ आश्रम का नाम दे रखा था। हालांकि इसके आश्रम में कई ऐसे बच्चे भी थे जिनके माँ बाप जिंदा थे, लेकिन वो खुद उसरत की जिंदगी गुजार रहे थे। अगर जग्गू इनके बच्चों को अनाथ कहकर 2 वक्त की रोटी खिला देता था तो इसमें क्या बुराई थी। वो ये भी जानते थे कि जग्गू इन बच्चों से जुराइम का इर्तिकाब करवाता है, लेकिन इन्हें इससे भी कोई गर्द नहीं थी। जग्गू ने नारायण को भी काबू में कर लिया। तमाम बच्चे इस मकान में मुंतकिल कर दिए गए और नारायण का घर अच्छा खासा अनाथ आश्रम बनकर रह गया। नारायण अब कोई बच्चा नहीं रहा था। वो सब कुछ समझ रहा था, मगर न जाने क्या बात थी कि जग्गू चाचा के सामने इसकी जुबान नहीं खुलती थी। जग्गू चाचा ने इसे भी जुराइम के रास्ते पर लगा दिया। 2 साल गुजर गए। नारायण ने छोटे मोटे जुराइम में अच्छी खासी महारत हासिल कर ली थी और फिर एक रोज जग्गू चाचा तमाम बच्चों को छोड़कर गायब हो गया। इसके एक हफ्ते बाद साहूकार दौलत राम अपने आदमियों को लेकर नारायण के मकान पर पहुंच गया और ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि जग्गू ने ये मकान 50,000 रुपए में इसके हाथ फरोख्त कर दिया था। कागजात पर नारायण ही के दस्तखत थे। नारायण कसमें खाता रहा कि इसने मकान फरोख्त नहीं किया और ना ही किसी कागज पर कभी दस्तखत किए थे, मगर साहूकार ने इसे और तमाम बच्चों को धक्के देकर निकाल दिया। नारायण पुलिस के पास भी गया, मगर पुलिस ने भी साहूकार ही का साथ दिया। साहूकार दौलत राम ने इसे ये छूट अलबत्ता दे दी कि अगर वो 50,000 रुपए अदा कर दे तो वो कान खाली कर देगा, दूसरी सूरत में वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। नारायण के पास ना तो साहूकार दौलत राम को देने के लिए 50,000 रुपए थे और ना ही अदालत से इंसाफ हासिल करने के लिए रकम। वो अनाथ बच्चों को लेकर शहर से बाहर एक मंदिर के खंडर में मुंतकिल हो गया। अब वही इन बच्चों का अन्नदाता था। नारायण की जिंदगी अनाथ बच्चों की परवरिश करते हुए गुजर गई। वो खुद भी वारदातें करता और बच्चों से भी जुराइम करवाता, कभी जेल में और कभी सड़कों पर। नारायण के शब रोज इसी तरह गुजर रहे थे। वो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए इसका साथ छोड़ते गए और बिल आखिर नारायण अकेला रह गया। कुछ अरसा बाद इसने भी बेंगलोर छोड़ दिया और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धक्के खाता हुआ 3 साल पहले सारस्का पहुंच गया। ये जगह इसे ज्यादा पसंद आ गई और वो यहीं का होकर रह गया। नारायण ने ये नहीं बताया कि वो डाकू गंगोली चौधरी को किस तरह जानता है और जंगल में क्यों आया है और ये कि इस बैग में क्या है। मैंने भी ये सब कुछ जानने के लिए ज्यादा इसरार नहीं किया। हम देर तक बातें करते रहे। रात अगरचे ज्यादा नहीं थी, लेकिन लगता था जैसे रात अपने आखिरी पहर में पहुंच गई हो। तारीकी में चारों तरफ से आने वाले हशरातुल अर्ज आवाजों ने दिलों पर वहशत सी तारी कर रखी थी। कभी कभार किसी भेड़िए या इस किस्म के जानवर की खौफनाक आवाजें सुनाई दे जाती। नारायण बातें करते करते सो गया था। मैं इसके बाद भी देर तक आसमान
आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखते हुए सोचता रहा कि डाकुओं की भी क्या जिंदगी है, वो ऐसे जंगलों और पहाड़ों में कैसे जिंदा हैं। फिर मुझे बिमला का ख्याल आ गया। शहर की रहने वाली नाजो नाम में पली हुई वो लड़की यहाँ की सहाल में होगी। मुझे जानकी वगैरह का भी ख्याल आया। मेरे बाद वहाँ क्या हंगामा हुआ होगा। हो सकता है कि ठाकर पुलिस और इंतजामिया पर चढ़ दौड़ा हो। बाहर हाल ये सब कुछ तो वापस जाने के बाद ही मालूम होगा, बशर्ते कि मैं गंगोली चौधरी और जंगली दरिंदों से जिंदा बचकर वापस जा सका। आसमान पर एक तारा टूटा और रोशनी की एक लकीर छोड़ता हुआ उफक पर गायब हो गया। आसमान कितना रोशन नजर आ रहा था। सितारे पूरी आबोताब से चमक रहे थे। शहर की मसनूई रोशनियों में इन सितारों की चमक भी मांद पड़ जाती है। मेरा सर भारी हो रहा था। थकन से जिस्म के तमाम आज़ा शैल हो रहे थे और फिर इस बात की परवाह किए बगैर कि रात को किसी वक्त कोई जंगली जानवर हमारा तिया पांचा कर सकता है, मैंने भी आंखें बंद कर ली और नींद की वादी में उतर गया। माँ की कोख से जन्म लेने वाला हर बच्चा बड़ा मासूम और फरिश्ता सिफ्त होता है। वो माँ के पेट से जुराइम सीख कर नहीं आता। दुनिया में आने के कई साल बाद भी वो दूसरों का मोहताज रहता है, दूसरों की उंगली पकड़कर चलता है। इसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, दुनिया के नशीबो फराज का शऊर नहीं होता। वो बिल्कुल नहीं जानता कि अगला कदम इसे कहाँ ले जाएगा। वो कदम कदम पर बड़ों की रहनुमाई का मोहताज होता है। अब ये बड़ों पर मुनहसर है कि वो इसे कौन सा रास्ता दिखाते हैं। वो इसे बाइज्जत जिंदगी की रफ़तों की तरफ ले जाएं या जिल्लत के मुहीब खड्ड में धकेल दें। और जब वो शऊर संभालता है तो बहुत कुछ इसके हाथ से निकल चुका होता है। इसे वही कुछ करना होता है जिसका इसे दरस दिया गया हो या जो वो अपने इर्द गिर्द देखता है। अगर इसे अच्छी तरबियत नहीं मिली, इसके इर्द गिर्द रूनमा होने वाले मामलात काबिल तारीफ नहीं, तो वो तबाही के रास्ते की तरफ चल पड़ता है, बल्कि इसके लिए इसे मजबूर कर दिया जाता है और वो माशरे पर एक बोझ बन जाता है। मेरी अपनी जिंदगी काबिल मिसाल या काबिल तारीफ नहीं थी। मैंने जो रास्ता अपनाया था वो खुद अपने इख्तियार करदा नहीं था। मुझे इस कांटों भरे रास्ते पर धकेला गया था। मैंने बार बार अपने कदमों में जंजीर डालने की कोशिश की थी, मगर हर मर्तबा मुझे मुंह के बल गिरा दिया गया। मेरे सीने में तो इंतकाम का जज्बा था। मुमकिन है किसी मौका पर मैं वो सब कुछ भूल जाता और एक आम आदमी की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारता, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा मौका आने ही नहीं दिया गया। कदम कदम पर और हर लहजा मेरे सीने में इंतकामी जज्बात की आग को भड़काया गया और मैं इस आग में जलता हुआ बहुत दूर निकल गया। मैं जुराइम पेशा नहीं था, लेकिन जिंदगी के इस कांटों भरे रास्ते पर मेरा वास्ता ज्यादातर जुराइम पेशा लोगों ही से तर रहा था। चोर, डाकू, कातल, बदमाश और जालसाज। इनमें कई ऐसे थे जो एक वक्त पेट भर रोटी खाने के लिए छोटे छोटे जुराइम तक महदूद थे और कई ऐसे थे जिनका जुराइम की दुनिया में बड़ा नाम था, बड़ा दबदबा था, बड़ी दहशत थी इनके नाम की। लेकिन इन सब में एक बात मुश्तरक थी, इनमें कोई भी ऐसा नहीं था जिसने अपनी मर्जी से इस जिल्लत भरे रास्ते पर कदम रखा हो। इन्हें इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसे हर शख्स की जिंदगी के पास मंदिर में एक ही कहानी थी, एक ही कथा थी, नारायण की कथा। और अब मैं इसी नारायण के साथ इस खौफनाक और भयानक जंगल में चल रहा था, जहाँ किसी जगह गंगोली चौधरी जैसा दरिंदा गात लगाए बैठा था। नारायण जग्गू चाचा के फरेब का शिकार हुआ था और मैं बड़े एतमाद से कह सकता था कि गंगोली चौधरी का बस मंदिर भी कुछ ऐसा ही होगा। वो भी किसी जग्गू चाचा के फरेब का शिकार हुआ होगा या किसी ठाकर के सितम का शिकार हुआ होगा। यहाँ ना तो जगुओं और ठाकरों की कमी थी और ना ही नारायणों और गंगोलियों का काल था। मैं यही सब कुछ सोचता हुआ नारायण के साथ चलता रहा। नारायण ने हस्बे मामूल बैग कंधे पर लटका रखा था। मैंने एक बार फिर ये पेशकश की थी कि थोड़ी देर के लिए मैं इसका ये बोझ उठा लूं, मगर इसने इस मर्तबा भी हंस कर टाल दिया था। हमें वहाँ से रवाना हुए 2 घंटे हो चुके थे। नाश्ते का तो तस्वर ही नहीं था, अलबत्ता चलने से पहले खूब सैर होकर चश्मे का ठंडा और मीठा पानी पिया था। इसके बाद कहीं पानी भी नहीं मिला था। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए पेट में ईंठन सी होने लगी। नारायण बीड़ी पे बीड़ी फूंके जा रहा था, शायद बीड़ी के धुएं से भूख के एहसास को मिटाना चाहता था। नारायण की तरह चलते हुए मेरी नजरें भी इधर उधर भटक रही थी, शायद कोई फलदार दरख्त नजर आ जाए। नारियल के कई दरख्त नजर आए थे, इन पर फल भी लगा हुआ था, मगर चिकने और सीधे तने पर 40-50 फुट की बुलंदी पर चढ़ना शायद हम दोनों में से किसी के बस में नहीं था। रास्ते में कंकरोंदे की झाड़ियां भी बकसरत थी, खुशनुमा गुलाबी फल से लदी हुई शाखें झुकी जा रही थी। मैंने एक पौधे से चंद कंकरोंदे तोड़ लिए थे, लेकिन एक दाना मुंह में रखते ही इसे थूक देना पड़ा। तुरशी इस कदर थी कि ना तो मेरी जुबान इसे बर्दाश्त कर सकी थी और ना ही मुंह
मुंह कबूल कर सका था। बिल आखिर हम एक और जगह पर रुक गए। यहाँ थोड़े थोड़े फासले पर चंद ऐसे दरख्त नजर आए जिन पर बेर जैसे फल नजर आए। दरख्तों की शाखें फल के बोझ से झुकी हुई थी। मैंने इस किस्म का फल जयपुर में ठेलों पर बिकते हुए भी देखा था। नारायण ने बैग जमीन पर रख दिया और फल से लदी हुई एक शाख को पकड़कर जोर जोर से झटकने लगा। पके हुए फल टूटकर गिरने लगे। यूं लगा जैसे फलों की बारिश हो रही हो। ये फल तुम जैसे भी चाहो खा लो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। नारायण ने घास पर गिरे हुए फल समेटते हुए कहा। मैं भी बेर जैसे फल जमा करने लगा। एक दाना मुंह में रखा तो यूं लगा जैसे शहद का चमचा मुंह में डाल लिया हो। शहद की तरह ही मीठा था ये फल। हम बड़े इत्मीनान से बैठे इन फलों से पेट की आग बुझा रहे थे कि फजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। हम दोनों उछल पड़े। यके बाद दीगरे 2 फायर हुए थे और इसके साथ ही शेर या चीते की दाड़ जैसी आवाज सुनाई दी थी। फायर और दाड़ की आवाजें ज्यादा दूर नहीं थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक फासला 50 या 100 गज के दरमियान रहा होगा। नारायण ने वहशतज़दा सी नजरों से चारों तरफ देखा और अपना बैग उठाकर चौड़े पत्तों वाले गुंजान झाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने भी इसके पीछे ही छलांग लगा दी। हम चौड़े पत्तों वाली झाड़ियों में अंदर तक चले गए। ये झाड़ियां इस कदर गुंजान थी कि अगर कोई शख्स 4 फुट के फासले पर हमारे सामने से भी गुजरता तो हमें नहीं देख सकता था। सिर्फ 2 गोलियां चली थी और शेर या चीते की दाढ़ सुनाई दी थी। गोलियों की गूंज की आवाज तो जल्द ही मालूम हो गई, लेकिन लातादाद परिंदों के परों की फड़फड़ाहट और इनके चीखने की आवाजें देर तक गूंजती रहीं और बिल आखिर जंगल की फजा मामूल पर आ गई। ये कौन हो सकता है? मैंने नारायण की तरफ देखते हुए सरगोशी की। गंगोली चौधरी या ये गंगोली चौधरी या इसके आदमी नहीं हो सकते। नारायण ने मेरी बात काट दी। गंगोली चौधरी ऐसी जगहों पर नहीं रुकता, ना ही वो इस तरह जानवरों पर गोलियां जाया करता है। हो सकता है शिकारियों की कोई पार्टी इस तरफ मौजूद हो। बहरहाल अब हमें ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। अब तुम भगवान से ये प्रार्थना करो कि ये कमबख्त यहाँ से आगे न जाए, वरना हो सकता है कि गंगोली चौधरी अपना वो ठिकाना भी छोड़कर किसी और तरफ निकल जाए। हम तकरीबन आधे घंटे तक इन झाड़ियों में दुबके रहे और जब कोई मुश्तबा आवाज सुनाई नहीं दी तो हम आगे चल पड़े। मैंने एक बार फिर अपना रिवाल्वर जेब से निकालकर हाथ में ले लिया था। पेट की आग भी बुझ गई थी और हम ताजा दम होकर तेजी से चल रहे थे। ताहम किसी जगह भी हमने काद आदम पौधों या झाड़ियों से निकलने की कोशिश नहीं की थी। जंगल बहुत गुंजान और रास्ते ऊंचे नीचे थे। चलने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। हम मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहे थे। दोपहर के वक्त हम फिर एक जगह रुक गए। यहाँ भी हमें वो फल मिल गए और शफाफ पानी की नदी भी थी। नारायण ने कहा था कि हम गंगोली के डेरे पर 8 घंटों में पहुँचेंगे। हम सुबह मुंह अंधेरे ही चल पड़े थे। हमें सफर करते हुए 8 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर चुका था, मगर गंगोली के डेरे के कहीं आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हम मजीद आगे चलते रहे। फायरिंग की इस आवाज के बाद से न जाने मुझे बार बार ये एहसास क्यों हो रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने कई मरतबा मुड़कर देखा था मगर कोई दिखाई नहीं दिया था। नारायण भी कई मरतबा चौंका था और फिर नारायण ने ये बताकर मुझे मजीद खौफजदा कर दिया कि शेर या चीता बाज औकात अपने शिकार का मीलों दूर तक पीछा करता है। किसी इंसान के अचानक हमले से भी बचा जा सकता है, लेकिन शेर या चीता जब गात लगाकर हमला आवर होता है तो इससे बच जाना मुमकिन नहीं होता। मजीद 2 घंटे चलने के बाद दरख्त कुछ छिद्रे होने लगे। सामने बहुत दूर छोटी छोटी चट्टानें भी दिखाई देने लगी और मेरा ख्याल था कि हम 1 घंटे से पहले इन चट्टानों तक नहीं पहुंच सकते थे। पौधे और झाड़ियां अब भी गुंजान थी। एक जगह हम जैसे ही पौधों से बाहर निकले, अपने पीछे धब की जोरदार आवाज सुनकर हम दोनों उछल पड़े। मैं तेजी से पीछे मुड़ा और इसके साथ ही मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। वो इंसान हरगिज नहीं कहला सकता था, लेकिन बहरहाल इंसान था। कई रोज का बड़ा हुआ शेप, बेताशा बड़े और बिखरे हुए बाल, मैली पतलून और बगैर आस्तीन की कमीज जिसके बटन खुले हुए थे और सीना भी रीछ की तरह बालों से भरा हुआ था। उभरे हुए रुखसार, छोटी छोटी सुर्ख आंखें और पीले दांत। मुझे वो रीछ याद आ गया जो मेरी गोलियों से जख्मी होकर भाग गया था। वो वैश्य था जिसके हाथों में ऑटोमेटिक राइफल भी थी। इस वक्त रिवाल्वर मेरी जेब में था और मैंने जैसे ही जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, इसने मुझसे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए राइफल का ट्रैगर दबा दिया। गोली मेरे पैरों के करीब लगी। ही। वो हंसा तो इसके पीले दांत कुछ और भी नुमाया हो गए। ऊपर इसने राइफल से इशारा किया, दोनों हाथ सर से ऊपर, वरना तुम ऊपर पहुंच जाओगे। ही। मैंने नारायण की तरफ देखा। वो पहले ही दोनों हाथ गर्दन पर रख चुका था। मैंने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए और इस हैवान नमा इंसान की तरफ देखने लगा जो गलीज दांत निकाले अब भी ही कर रहा था। मेरा
और इसका दरमियानी फासला 20 फुट के करीब था। इस पर काबू पाने का कोई चांस नहीं था। अगर मैं कोशिश भी करता तो वो मुझे अपने तक पहुंचने से पहले ही छलनी कर देता। इसने एक हाथ की 2 उंगलियां मुंह में डालकर सीटी बजाई। 2 आदमी दाएं बाएं काद आदम पौधों से निकलकर सामने आ गए। इन दोनों के हाथों में भी ऑटोमेटिक राइफलें थी और इनके हुलिये भी इससे मुख्तलिफ नहीं थे। अब तो बचाव की उम्मीद बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। मैंने एक बार फिर नारायण की तरफ देखा। ये गंगोली चौधरी के आदमी हैं, कोई गड़बड़ मत करना वरना मार दिए जाओगे, नारायण ने सरगोशी की। मैं ये इंकशाफ पर उछल पड़ा। डाकुओं के बारे में मैंने जो तस्वर कायम किया था, ये तीनों हैवान नुमा इंसान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ साबित हुए थे। कई इंडियन फिल्मों में भी डाकुओं को देखा था, काले कपड़े, गम बूट किस्म के जूते, सीने पर क्रॉस करते हुए, गोलियों से भरे हुए बेल्ट, कमर पर भी चौड़े बेल्ट जिनमें गोलियां भरी होती, बाकायदगी से शेव बनाने वाले, लेकिन मूंछें बड़ी खौफनाक। बाज डाकुओं तो क्लीन शेव भी होते थे, लेकिन इनके चेहरे पर भी बड़ा रोब होता था और ये तो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। लगता था किसी पागल खाने से भागकर आए हों और पकड़े जाने के खौफ से अरसे से इस जंगल में छुपे हैवानों जैसी जिंदगी गुजार रहे हों। वो हैवान ही थे और इनके चेहरे बड़े खतरनाक थे। वो तीनों हमारे गिर्द घेरा तंग करने लगे, फिर तकरीबन 5 कदम फासले पर रुक गए। इनकी राइफलें हमारी तरफ उठी हुई थी। वो पहला हैवान नमा इंसान जिसने सबसे पहले दरख्त से छलांग लगाकर हमें राइफल की जद पर लिया था, इसने अपने एक साथी को इशारा किया। इसने आगे बढ़कर पहले मेरा रिवाल्वर जेब से निकाल लिया और फिर नारायण को भी इसके पिस्तौल से महरूम करके इसका बैग भी अपने कब्जे में ले लिया। वो बैग को दोनों हाथों में तोलते हुए ही करते हुए पीले और गलीज दांतों की नुमाइश करने लगा। चौधरी खुश हो जावेगा, वो नारायण की तरफ देखते हुए बोला। इनाम देवेगा थारे को, चल आगे लग हरामी साला। इसने नारायण के कूल्हे पर जोरदार लात रसीद कर दी। नारायण लड़खड़ाता वो गिरते गिरते बचा था। दूसरा वैश्य मेरी तरफ बढ़ा। वो शायद मुझे भी लात रसीद करना चाहता था, लेकिन मैं इससे पहले ही आगे बढ़ गया। तकरीबन 40 मिनट बाद हम इन चट्टानों के करीब पहुंच गए। चट्टानों की तरफ दरख्त छिदरे थे, जबकि चंद गज के फासले पर दरख्त भी गुंजान थे और झाड़ियां भी। इस तरफ चट्टानों की तरफ बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे और इन पत्थरों के बीच में नदियां थी जिनमें शफाफ पानी बह रहा था और हर तरफ कदरे गहराई में बहुत बड़ा तालाब सा था। 2 नदियों का पानी इस तालाब में गिर रहा था, जबकि एक कम चौड़ी नदी तालाब के करीब से गुजरती हुए नशीब की तरफ घने जंगल में चली गई थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।